आज हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स के ही वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, इसके बाद मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो लेक्चर अपलोड होने लगेंगे। अभी तो यहाँ पे 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए ही यहाँ पे उनको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा और PDF फाइल भी आपको मिलेंगी, पूरी जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी PDF फाइल भी आपको मिलेंगी। और जितने भी वीडियो लेक्चर यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे वो सभी सीक्वेंस में होंगे। ऐसा नहीं आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि पहले हमने एक चैप्टर उठाया, फर्स्ट चैप्टर, उसके सभी वीडियो यानी कि उसके जितने भी टॉपिक हैं वो सभी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। उसके बाद उस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसा सभी सब्जेक्ट्स के साथ होगा, ऐसा नहीं कि फिजिक्स के साथ ऐसा होगा। जब केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के भी वीडियो अपलोड होने लगेंगे तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, यानी कि सीक्वेंस रहेगा, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक बात और बता दें, यहाँ पे जितना भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो NCERT पैटर्न पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर हमारा है, ये NCERT बुक के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर का नेम है, पहला चैप्टर है। 12th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, वो पार्ट 1 फिजिक्स का पार्ट 1। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने पहले हम देख लेते हैं ये चैप्टर किस यूनिट के अंतर्गत आता है। तो यूनिट का नाम हमारा है, यूनिट हमारी है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट। यहां पे बोर्ड में हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। तो यहां पे हम आपको बताएंगे ज्यादा, लिखेंगे कम। तो इस यूनिट के अंतर्गत जो ऐसा हमने क्या लिखा, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर 2 चैप्टर आएंगे, पहला चैप्टर ये और एक सेकंड चैप्टर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या था? स्थिर वैद्युतिकी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें लिखा है स्थिर, शब्द क्या है? स्थिर। तो स्थिर का मतलब होता है जो एक जगह पे स्थित हो, यानी कि वो गतिमान ना हो। तो हम इस यूनिट के अंतर्गत उन सभी चीजों को पढ़ेंगे जिसमें आवेश स्थिर हो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत आवेश। जब आवेश एक जगह स्थित होता है तो उस स्थित आवेश के कारण जो गुण उत्पन्न होते हैं उस पदार्थ के, वो सभी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर कौन सा? पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। अच्छा, ये हो गया वैद्युत आवेश। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश की पहले हम भूमिका देख लेते हैं, ये हमें किसने बताया और हमको कब बताया, ठीक है। तो वैद्युत आवेश के बारे में आज से 2600 वर्ष पहले इसकी बहुत पुरानी खोज है वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया? ये अभी 2000 वर्ष बाद, यानी कि खोज होने के 2000 वर्ष बाद आया। अभी बता रहे हैं पूरा डिटेल से। तो आज से 2600 वर्ष पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले, वैज्ञानिक थेल्स ने यह बताया कि जब अंबर नामक क्षण को, किसने बताया? ये वैज्ञानिक थेल्स ने बताया। अच्छा, जैसे वैज्ञानिक का नाम और इसकी सन यदि आप याद रखते हैं और बोर्ड के एग्जाम टाइम पे आप यदि लिख देते हैं इनको, ठीक है, तो टीचर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर समझता है कि स्टूडेंट काफ़ी होशियार है, उसे डिटेल में काफ़ी चीज़ें पता है। यदि आपको हो सकें तो ये वैज्ञानिक के नेम और सन थोड़ा याद रखने की कोशिश किया करें। वैज्ञानिक थेल्स ने कब बताया था? 2600 वर्ष पहले, ठीक है, 2600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? जब अंबर नामक क्षण को ऊन से रगड़ते हैं, जब अंबर नामक क्षण को किससे रगड़ते हैं? ऊन से। किससे रगड़ते हैं? ऊन से।
तो क्या होता है, इस क्षण के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और रेशों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये सभी चीजें कैसे संभव हो पा रही थी, ये सभी चीजें संभव हो पा रही थी वैद्युत आवेश के कारण। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन क्या बनी, देखो वैद्युत आवेश की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, वैद्युत आवेश की स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, इसकी परिभाषा हम अलग अलग शब्दों में दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वैद्युत आवेश को क्या बताया गया, इससे ये निष्कर्ष निकला, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह पदार्थ आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, वैद्युत आवेश वह अदिश राशि है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ की वह अदिश राशि है जो एक द्रव्यमान से संबद्ध होती है और जिसके द्वारा उस पदार्थ के चारों ओर वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। किसके द्वारा, वैद्युत आवेश के द्वारा। ठीक है, ये परिभाषाएं हम अपने अलग अलग शब्दों में दे सकते हैं। अच्छा, जब थेल्स ने बताया, बस थेल्स ने इतना बता के छोड़ दिया कि अंबर नामक क्षण को ऊन से रगड़ देते हैं और ऐसा ऐसा हो जाता है। इसके बाद किसी का भी ध्यान इस थ्योरी के ऊपर नहीं गया। इसके बाद इनके बताने के 2000 वर्ष बाद, लगभग 2000 वर्ष के बाद एक वैज्ञानिक आए, गिलबर्ट। कौन आए, वैज्ञानिक गिलबर्ट आए। इन्होंने बताया कि ऐसा सिर्फ अंबर और ऊन के साथ नहीं होता है, ऐसा सिर्फ अंबर और ऊन के साथ नहीं होता, ऐसे और भी पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने पर यह गुण उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने बताया कि जैसे कांच को, क्या, कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं, कांच को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के पास भी ये गुण आ जाता है। कौन सा गुण, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धन आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। देखो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आ जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कांच की छड़ पे धन आवेश आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, अभी हम बताएंगे कि आवेश यानी कि काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो ये इन्होंने, गिलबर्ट ने ये इसके बाद बताया। इसके बाद थोड़ा सा और देखो, अंबर, सबसे पहला कौन सा पदार्थ मिला था हमें, अंबर। अंबर को ग्रीस भाषा में, किस भाषा में, ग्रीस भाषा में, ग्रीस भाषा में क्या बोलते हैं, अंबर को ग्रीस भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन से क्या उत्पन्न होगा, इसी इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होगा शब्द इलेक्ट्रिक। क्या उत्पन्न होगा, शब्द इलेक्ट्रिक। इसी इलेक्ट्रिक से यदि हम यहां पे आवेश पड़ रहा है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको, वैद्युत आवेश। यानी कि इसका जो नाम की उत्पत्ति है इलेक्ट्रिक शब्द की, वो कहां से उत्पन्न, अंबर से, अंबर नामक पदार्थ से। अंबर को क्या बोला जाता था ग्रीस भाषा में, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, इलेक्ट्रिक। बात समझ में आई। अच्छा, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक क्या है, हिंदी क्या हुई इसकी, वैद्युत। वैद्युत क्या है, वैद्युत वह शक्ति है जिसके द्वारा किसी पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा किया जाता है। लेकिन शक्ति कौन सी, उस शक्ति को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक बोला गया। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं इसका मात्रक, राशि और विमा, इसकी आवेश की मात्रक, राशि और विमा। अब बात करते हैं राशि। ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। कैसे बोला जाता, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, राशि 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। एक तीसरी भी होती है टेंसर, वो ना ही अदिश होती है ना ही सदिश होती है, लेकिन हमें यहाँ पे टेंसर के बारे में नहीं देखना है। यहाँ पे बस 2 राशियां होंगी, या अदिश होगी या फिर सदिश होगी। देखो, जैसे हमारे पास ये छड़ है और ये रेशम है, ठीक है, ये कांच की छड़ है, ये रेशम है। जब हम इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न होता है, तो आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश की कुछ ना कुछ मात्रा होगी। अच्छा, अभी हम इस दिशा में रगड़ रहे हैं उतनी ही देर उसी क्षण को, तो यहाँ पे कुछ आवेश उत्पन्न हुआ। यदि हम इसकी दिशा बदल दें, यदि हम इसकी दिशा बदल दें, क्या दिशा बदलने पे आवेश की मात्रा बदल रही है? दिशा बदलने पे आवेश की मात्रा बदलती नहीं है। जब आवेश की मात्रा दिशा पे निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। कैसी राशि? अदिश राशि। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात आती है मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है? किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। तो आवेश का पहला मात्रक हम पहले देखेंगे एसआई यूनिट में, एसआई पद्धति में, फिर देखेंगे हम सीजीएस में। ठीक है, एसआई में इसका मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं कूलॉम को। ठीक है, सीजीएस में हम बोलते हैं ई स्टेट कूलॉम। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलॉम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईएसयू। ठीक है, ईएसयू। इस ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टेट कूलॉम। अच्छा, जैसे हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेते हैं या मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो किसी का गुणा भाग करना पड़ता है 10 टू की पावर में -2 का। अच्छा, इसमें क्या होता है? यदि हमें एक कूलॉम है हमारे पास, एक कूलॉम, तो ये कितने स्टेट कूलॉम के बराबर होता है? ये होता है 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, यानी कि कूलॉम से स्टेट कूलॉम में बदलना हो तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। अब बात आती है बिमा की। किसकी बात आती है? बिमा। तो बिमा कैसे बताएंगे? बिमा बताने के लिए बिमा इसकी होती है 80। कितनी होती है? 80। अब बात आती है कि ये 80 बिमा इसकी कैसे आई? इसकी बिमा 80 कैसे आई? तो हम जानते हैं वैद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। I = Q/T, यानी कि वैद्युत धारा का परिभाषा क्या बनती है? आवेश प्रवाह की दर जो होती है वैद्युत धारा कहलाती है। तो यहां से Q बराबर क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा Q = I × T। क्या बन जाएगा? I × T। अच्छा, हम क्या करते हैं, जब भी बिमा निकालनी होती है तो हम उनको किस में बदल लेते हैं? मूल राशियों में बदल लेते हैं। किसमें? मूल राशियां, जो किन्हीं दूसरी राशियों से उत्पन्न ना होती हों। अच्छा, यहाँ पे आई का मात्रक होता है एम्पियर और इसकी बिमा होती है कैपिटल ए। कितनी होती है? कैपिटल ए बिमा होती है। और टी क्या है? समय। समय की बिमा क्या होती है? कैपिटल टी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो Q है इसकी बिमा 80 आ जाती है। ठीक है, यहां पे राशि अदिश हो गई और यहां पे हमें जरूरत देखो एसआई यूनिट में ही पड़ती है। आवेश की जो मात्रक है उसकी जरूरत हमें जब भी लिखेंगे न्यूमेरिकल में तो हम एसआई पद्धति में ही लिखते हैं, यानी कि कूलॉम। और बिमा क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अब देखते हैं हम किसी पदार्थ में आवेश, किसी पदार्थ में आवेश। देखो आवेश की प्रकृति, किसी पदार्थ में आवेश की प्रकृति कहने का मतलब यह है कोई भी पदार्थ है उसमें आवेश कितने प्रकार का हो सकता है। पहला तो हमारा हो सकता है धनावेश और दूसरा क्या हो सकता है? ऋणावेश। क्या हो सकता है? ऋणावेश। देखो पदार्थ में या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा या फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। अच्छा, यहां पे हम थोड़ा सा भी डिटेल में बाद में बताएंगे कि किसी पदार्थ में धनावेश आ जा रहा है, कभी किसी पदार्थ में ऋणावेश आ जा रहा है, कभी कोई पदार्थ उदासीन हो जा रहा है। ऐसा क्यों है? इन सभी को हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर। इन सभी चीज़ों को कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर, या हम उसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। यानी कि परमाणु संरचना के आधार पर हम समझेंगे कि किसी पदार्थ में आवेश की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो ये आवेश तो हमारे किसी पदार्थ में कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ऋणावेश होगा, या धनावेश होगा, या फिर वो पदार्थ हमारा
उदासीन होगा। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर किसी पदार्थ में क्वांट आवेशन, ठीक है। तो यहां पे पहले हम देख लेते हैं परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि परमाणु संरचना कैसी होती है। परमाणु किससे मिलकर बना होता है? जो परमाणु है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये सभी को पता है। अच्छा, नाभिक कहाँ होता है? नाभिक होता है बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में। अच्छा, नाभिक जो कोई भी परमाणु हो उसका समस्त, लगभग समस्त द्रव्यमान होता है वो बीच में ही, यानी कि नाभिक में ही विद्यमान होता है। और इसकी नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻14 मीटर। किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, किसी भी तत्व के नाभिक के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻14 मीटर। इसको हमेशा याद रखना। ये हमारा हो गया नाभिक। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमारी बहुत सारी कक्षाएं हो गई, ठीक है। ये विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा, अब देखो ये नाभिक है, ठीक है। नाभिक किससे मिलकर बना है? नाभिक मिलकर बना है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। किससे? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋण। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋण और प्रोटॉन पे आवेश होता है धन, ठीक है। यानी कि हम ये प्रकृति बता रहे हैं। दोनों पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्राएं समान होती हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्राएं समान होती हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अंतर क्या होता है? अंतर इनके प्रकृति का होता है। यहाँ पे प्रोटॉन पे धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या देखना है? यहाँ पे हम देख रहे हैं आवेश। क्या देख रहे हैं? आवेश। और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, इस न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। उदासीन होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, इसको भी हटा दे रहे हैं हम 10⁻⁻14 को। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत किसकी है? प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तत्व के परमाणु के पास, किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या? P+ की संख्या नंबर ऑफ P+ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E-, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो हमारी बराबर होती है। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा इतनी है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा इतनी है, दोनों पे आवेश की मात्राएं बराबर हैं, लेकिन प्रकृति अलग अलग है। माना कि किसी तत्व के परमाणु में 10 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं? 10 प्रोटॉन हैं। और उसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 10 होंगे, क्योंकि हमने बोला सामान्य परिस्थितियों में। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि हम दोनों को जोड़ दें, इसके पास धन 10, इसके पास भी 10, और प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा इतनी है, इस पे भी, यदि दोनों पे आवेश की मात्राएं बराबर हैं और प्रकृति इनकी विपरीत है, तो इसका आंसर कितना आएगा? एक का आएगा प्लस में, एक का आएगा माइनस में। तो बराबर आएंगे दोनों के मान। इन दोनों के मान कितने आएंगे? बराबर आएंगे जब हम ई का और पी का मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इनकी प्रकृतियां अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना आएगा? 0। यानी कि आवेश की कोई मात्रा है ही नहीं। जब आवेश की कोई मात्रा नहीं होगी तो परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। तो इससे क्या परिभाषा बनती है? इससे ये परिभाषा बनती है कि किसी भी तत्व के परमाणु में सामान्य परिस्थितियों पे उसको उदासीन होता है,
किसी भी कोई भी तत्व हो उसके परमाणु पे आवेश कैसा होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, शून्य होता है आवेश। कब? सामान्य परिस्थितियों में। अच्छा सर, आप ये तो बार बार बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन पे आवेश हमारा शून्य हो गया, उदासीन हो गया, और परमाणु भी उदासीन हो गया, फिर किसी तत्व पे आवेश कैसे आ जाता है? फिर किसी तत्व में आवेश कैसे आ जाता है, हमें इसको समझना है। ठीक है, अब हमें इसको समझना है। अच्छा, एक बात और बता दें, थोड़ा सा भी छूट गया है, पहले हम थोड़ा सा मूल आवेश बता देते हैं। क्या बता देते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश क्या है? मूल आवेश वह आवेश होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा मूल आवेश कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? मूल आवेश। अच्छा, एक बात देखो, यहाँ पे होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा मूल कण है। मूल कण कौन से कहते हैं? जो किसी दूसरों से मिलके ना बने हो, और दूसरी भाषा में यानी कि इनको विभाजित भी नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, क्या? इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कणों से मिलके नहीं बना है, इलेक्ट्रॉन स्वयं का एक अपने आप में कण है। ऐसा नहीं होता कि जैसे परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना स्वयं में एक कण है, इसीलिए उसको हम मूल कण बोलते हैं। उस एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश कहलाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम? E- से। इस पे आवेश की मात्रा कितनी? अभी हमने लिखा था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पे होता है। अंतर क्या होता है इस पे? देखो, मात्राएं दोनों में बराबर होती हैं, प्रकृति विपरीत होती हैं। ये E हो गया, ये P हो गया। P पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों को याद रखें, मूल आवेश को, इनके दोनों को मान याद रखें। अब हम अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं जो भी हम पढ़ा रहे थे, परमाणु संरचना, कि उस किसी पदार्थ में आवेश कैसे आ जाता है। क्योंकि परमाणु तुमने अभी बताया उदासीन होता है, फिर भी कैसे आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, किसी परमाणु में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन माना कि 10 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी हमारे 10 हैं। ठीक है, प्रोटॉन भी 10 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 10 है। होता क्या है, जब हम किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं, जब हम किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं तो वहां से, अच्छा इसके पहले थोड़ा सा और समझ लो, इसके पहले थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला था? विभिन्न कक्षाएं हैं। ये यहाँ पे विभिन्न कक्षाएं हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और अंदर प्रोटॉन है। ठीक है, तो जो किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित हों, यानी कि इन्हें आसानी से मुक्त किया जा सकता है। इस परमाणु से इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त किया जा सकता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें आसानी से मुक्त नहीं किया जाता, यानी कि ये इनसे बंधे होते हैं। किससे? नाभिक से। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अधिक आकर्षण बल के द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी बढ़ती जाती है, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे फिर से, ठीक है, कूलाम्स लॉ में पढ़ेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है उसी तरह से इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान भी कम होता चला जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उस पर आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल का मान भी उतना ही कम होता चला जाएगा। जब वैद्युत आकर्षण बल का मान कम होता चला जाएगा तो हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये है बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी खेल है फिजिक्स में, जितना भी खेल है,
कम से कम 90% वो सब किस वजह से संभव हो पाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। यदि हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई चैप्टर में बार बार आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी डेफिनेशन छोटी सी है, लेकिन इसका काम बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाता है। अच्छा, अभी हमने बोला था कि किसी पदार्थ में धन आवेश आ जाता है, कभी ऋण आवेश, कभी वह उदासीन हो जाता है। ये सब कैसे हो पाता है? ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो पाता है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, यानी कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वैद्युत आवेश का, उसमें हम इसको समझेंगे। कुछ 2-4 चीज़ें और बची हैं, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखें, रिवर्स फॉरवर्ड करके बार बार देखें। ठीक है, इसमें सब कुछ एकदम डिटेल में बताएंगे, एकदम छोटी से छोटी बारीक चीज़। तो एकदम भड़बड़ाएं नहीं कि आगे वीडियो करके देखते जाएं, आराम से इत्मीनान से तसल्ली से देखें, सब कुछ आपको पता चलेगा। आपको फिजिक्स पसंद है कि नहीं है, आप बस वीडियो देखते जाएं, एक समय होगा कि आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप और ये बात आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि कोई कमी आ रही हो वीडियो में तो आप बताएं कि कहाँ कमी है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है।